आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना भाजपा महिला मोर्चा ने हैदराबाद के कोटापेट और तरकनाका में घर घर तिरंगा स्कूटी रैली का आयोजन किया। 9 अगस्त को भाजपा ने हर घर तिरंगा 2024 अभियान के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। रैली के दौरान तेलंगाना भाजपा राज्य महिला मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर शिल्पा रेड्डी ने भाग लिया और कहा, इस साल के स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही आइए एक बार फिर घर घर तिरंगा को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं। मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रही हूं और मैं आप सभी से भी ऐसा करके हमारे तिरंगे का जश्न मनाने में मेरा साथ देने का आग्रह करती हूं। हैदराबाद में हर घर तिरंगा स्कूटी रैली में उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में अपने मन की बात कार्यक्रम में 112वें संस्करण में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया था। भाजपा 11 अगस्त से 13 अगस्त तक हर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकालेगी। 14 अगस्त को सभी जिलों में मौन जुलूस निकालकर विभाजन स्मृति दिवस मनाया जाएगा। डॉक्टर शिल्पा रेड्डी ने कहा कि 13, 14 और 15 अगस्त को सभी घरों में और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर तिरंगा यानी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे पूरे देश भगवा, सफेद और हरे रंग के सागर में बदल जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि तिरंगा देश भर के हर बूथ तक पहुंचे। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की पीजी छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या की दुखद घटना के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। शहर के गांधी अस्पताल, उस्मानिया जनरल अस्पताल, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जीएमसी रामागुंडा, करीमनगर सहित विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के डॉक्टरों ने सोमवार को परिसर में शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टरों ने भी परिसर में एकत्रित होने के बाद मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उन्होंने मामले में न्याय के साथ साथ अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। हैदराबाद में मूसी नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दक्षिण कोरिया के चियोंगेचियोन का दौरा किया। यात्रा के बाद उन्होंने लिखा, समाधानों की खारिज और संभावनाओं पर विचार विमर्श करते हुए मैं और मेरी टीम सियोल में चियोंगेचियोन धारा के किनारे देर रात टहलने गए। हमें बहुत सारे विचार और अंतर्दृष्टि मिली। सरकार का लक्ष्य मूसी नदी को पुनर्जीवित करना, हैदराबाद में वाटर फ्रंट बनाना है। पिछले कुछ महीनों से तेलंगाना सरकार मूसी नदी को पुनर्जीवित करने और विश्व स्तरीय वाटर फ्रंट विकसित करने का लक्ष्य बना रही है। इससे पहले लंदन की अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने टेम्स नदी के प्रबंधन और इसके रिवर फ्रंट विकास परियोजना का अध्ययन किया। मूसी नदी को पुनर्जीवित करने की परियोजनाओं का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लोगों को लाभ पहुँचाना है। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी मूसी नदी तेलंगाना से होकर बहती है। यह हैदराबाद को पुराने शहर और नए शहर में विभाजित करती है। मूसी नदी तेलंगाना के विकाराबाद जिले में स्थित अंतरगिरी पहाड़ियों से निकलती है और नलगोंडा जिले में कृष्ण नदी में मिलने से पहले हैदराबाद और अन्य जिलों से होकर बहती है। कृष्णा नदी में मिलने के बाद यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी के किनारे कई ऐतिहासिक इमारतें स्थित हैं, जिनमें तेलंगाना उच्च न्यायालय, सिटी कॉलेज, महात्मा गांधी बस स्टेशन, उस्मानिया जनरल अस्पताल, सालार जंग संग्रहालय और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय शामिल है। एसीबी ने आज रंगारेड्डी जिले के अतिरिक्त कलेक्टर को 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान अतिरिक्त कलेक्टर एमवी भूपाल रेड्डी और वरिष्ठ सहायक वाई मदन मोहन रेड्डी के रूप में हुई है, जिन्होंने धरनी पोर्टल में रिकॉर्ड में बदलाव करने के लिए रिश्वत ली। एसीबी ने अपने बयान में कहा कि शिकायतकर्ता रंगारेड्डी जिले के बालापुर मंडल के मुर्गमुड्डा गांव का निवासी जक्कीडी मुथ्यम रेड्डी था। आरोपी अधिकारी मदन मोहन रेड्डी ने अपने उच्च अधिकारियों को प्रभावित करके शिकायतकर्ता का काम करवाने और धरनी वेबसाइट पर प्रतिबंधित सूची में 14 गुटा जमीन घटाने के लिए अपनी कार में 8 लाख रुपए की रिश्वत ली। 8 लाख रुपए की रिश्वत की राशि मदन मोहन रेड्डी की कार से बरामद की गई। पूछताछ करने पर मदन मोहन रेड्डी ने बताया कि उसने भूपाल रेड्डी की ओर से रिश्वत की मांग की थी और उसने इसकी पुष्टि करने के लिए उसे फोन किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आज कहा कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के अधूरे वादों के कारण नई सरकार की कार्यभार संभालने के महज 2.5 महीने के भीतर ही जनता में भारी असंतोष पैदा हो गया है।
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते जैसे झूठे वादों से लोगों को गुमराह करने के लिए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की आलोचना की है। जगनमोहन रेड्डी विशाखापट्टनम स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के लिए 30 अगस्त को होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों के तहत मुदुगुल्ला, अनाकापल्ली और चोदावरम निर्वाचन क्षेत्रों के वाईएसआरसीपी जनप्रतिनिधियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रमों जैसे रायबंधु भरोसा, अम्मा वोडी, शून्य ब्याज ऋण और वाहन मित्र को बंद करने या कुप्रबंधन के लिए नायडू सरकार पर हमला बोला। पूर्व सीएम ने कहा कि जन्मभूमि समितियों की वापसी और फसल बीमा प्रीमियम की उपेक्षा ने लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में टीडीपी गठबंधन सरकार की विफलताएं गिनाई। टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए विशाखापट्टनम स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के लिए एमएलसी उपचुनाव लड़ सकती है। 6 सदस्यीय समिति में शामिल एक विधायक के अनुसार उम्मीदवार के नाम की घोषणा आज कर दी जाएगी, जो नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख भी है। पूर्व मंत्री बोच्चार सत्यनारायण ने सोमवार को एमएलसी उपचुनाव के लिए वाईएसआरसीपी की ओर से अपना पर्चा दाखिल किया। वही पता चला है कि एनडीए की ओर से बयारा दिलीप चक्रवर्ती को मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि एनडीए के नेताओं का कहना है कि कुछ और नामों पर विचार किया जा रहा है। एमएलसी उपचुनाव लड़ने या न लड़ने पर फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री और टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू 6 सदस्यीय समिति का गठन किया था। टीडीपी, जेएसपी और भाजपा के नेताओं वाली समिति ने जमीनी स्तर के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया और नायडू को उपचुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार को मैदान में उतारने की अपनी सिफारिश देगी। हालांकि त्रिपक्षीय गठबंधन के समर्थन में मतदाताओं की संख्या कम है, लेकिन गठबंधन के नेताओं को उम्मीद है कि वाईएसआरसीपी से संबंधित स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों की अधिक संख्या एनडीए का समर्थन करेगी, क्योंकि इससे उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करने में मदद मिलेगी। केरल में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ आज जिले के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा, ताकि सैकड़ों लोगों की जान लेने वाली आपदा के कारणों का आकलन किया जा सके। जिला प्रशासन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि दल का नेतृत्व राष्ट्रीय भूविज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक जॉन मथाई करेंगे, जिन्हें राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा वायनाड में पड्डी पंचायत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया है। दल आपदा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों और आसपास के स्थलों में संभावित खतरों का आकलन करेगा। बयान में कहा गया है कि दल यह भी आकलन करेगा कि आपदा कैसे हुई और भूस्खलन में क्या घटनाएं हुई। राज्य निरीक्षण के बाद विशेषज्ञ दल सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और क्षेत्र के लिए उपयुक्त भूमि उपयोग की सिफारिश भी करेगा। यह टीम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम 2005 के तहत काम करेगी। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने आज कहा कि वह और अन्य कांग्रेस नेता मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में कथित अनियमितताओं के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की सहमति के संबंध में राज्यपाल थावरचंद गहलोत के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यह टिप्पणी तब की जब बेंगलुरु में पत्रकारों ने उनसे एमयूडीए के मामले में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ एक निजी शिकायत के संबंध में अदालत के फैसले और राज्यपाल के लंबित फैसले के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि यह देखना बाकी है कि राज्यपाल अदालत के आदेश के अनुसार कार्य करेंगे या नहीं। यह राज्यपाल के कार्यालय के विवेक पर है। एचएम परमेश्वर ने आगे कहा कि हमने राज्यपाल के कार्यालय के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी जारी की है। सीएम सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद हमने कैबिनेट के फैसले के जरिए उन्हें यानी राज्यपाल को सलाह दी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।